चैप्टर 4 और 5 तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर, है ना। चैप्टर 4 में जितना था डेरिवेशन न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट करा दिए। 5 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे आज, EMI एंड AC। चलो यूनिट है अगली पूरी यूनिट पढ़ोगे आप। EMI एंड AC। ये वो EMI नहीं है जो देते देते जान चली जाती फिर भी पूरी नहीं होती, समझ रहे हो मिश्रा जी। कौन सी EMI? ये 4th यूनिट होगी। चैप्टर अगर NCERT के हिसाब से पढ़ोगे तो EMI चैप्टर 6, और अगर यूनिट के हिसाब से पढ़ोगे तो 4th यूनिट। बढ़िया है। देखो कॉन्सेप्ट समझो। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम से जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतना बढ़िया सिलेबस सेट होता है। पहले के 3 चैप्टर तुमने क्या पढ़े? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। 4th 5th क्या पढ़ा? मैग्नेटिज्म। अब दोनों को पढ़ना है, उनका इंडक्शन कराना है। इंडक्शन का मतलब तुम जानते हो कि प्रॉपर्टी का इंड्यूस होना। क्या होता है? ये तो जानते हो, एक की प्रॉपर्टी का दूसरे में ट्रांसफर हो जाना। कई बार मैंने ये एग्जांपल दिया है कि तुम्हारा फ्रेंड कोई दुकानदार है और तुम उसके पास रोज जाते हो, 1 घंटा शाम को बैठते हो 7 से 8 टाइम पास करने के लिए। वो तो अपना काम करता रहता है, तुम उसके पास जाते हो तो होता क्या है, महीने भर बाद तुम्हें आटा, दाल, चावल, चीनी, इन सब का भाव पता चल जाता है। कारण जब वो कस्टमर्स को दे रहा होता है तो तुम्हें रेट सुनाई दे रहे होते हैं। तो हो ना हो, महीने 1.5 महीने बाद तुम्हारे अंदर भी दुकानदार वाली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। क्यों मेरा जैसा होगा नहीं होगा? होता है। तो इसे ही तो कहते हैं इंडक्शन। उसने तुमको सिखाया, नहीं सिखाया। उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी, नहीं करी, लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ये सब पढ़ा था चैप्टर 1 में। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। बढ़िया है कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। डालो, एक एक चीज़ समझ में आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आप समझो, जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था गॉस थ्योरम में। कहीं कौन से चैप्टर में था? हाँ, टॉपिक कौन सा था? गॉस थ्योरम के आसपास का था ना। तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, फ्लक्स क्या होता है, किसे कहते हैं फ्लक्स। हिलाओ मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब पास होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक भूल जाओ, मैग्नेटिक भूल जाओ, सिंपल फ्लक्स क्या होता है? किसे कहते हैं सिंपल फ्लक्स? नॉर्मल फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना, किसी भी चीज़ का फ्लो होना। कॉन्सेप्ट समझो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो ये 2 वॉल्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, ऐसे अपना अंदर से आ रही होंगी, प्रैक्टिकल बात है। अब मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस लिया और ऐसे बीच पे लगा दिया नॉर्मली। तो यार कुछ तो फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी, 10, 15, 20, 25, मुझे नहीं पता कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहली बात तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर फील्ड के नॉर्मल कोई सरफेस एरिया रख दिया जाए तो उससे जितनी नॉर्मली फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं उसको आप क्या कहते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हो। अब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में समझो होगा क्या। होता ये है कि सपोज करो ये कोई सरफेस एरिया है, जाहिर सी बात है इसके मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही होगी, मुझे नहीं पता किस एंगल से जा रही है। ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। तो मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है। प्रैक्टिकल बात समझो। अब कुछ चीज़ें आप समझना। पहली बात तो क्वेश्चन जब पेपर में आएगा वहाँ पे एंगल गिवन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री नॉर्मल से एंगल बना रही है। तुम समझ जाओगे कि थीटा मुझे 30 लेना है। मैंने वही बात उल्टा करी कि मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, तो थीटा कितना लेना है? हाँ 60, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा 30 बना रही है तो मुझे तो थीटा ये वाला चाहिए ना।
तो इसमें मैं क्या करूँगा 90 में अपना वाला एंगल माइनस कर दूंगा। तो पहली बात तो समझ जाओ कि न्यूमेरिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, थीटा को 90 में माइनस कर दोगे। हाँ या ना बोलो, प्रॉपर बात समझ में आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक बी कॉस थीटा, एक बी कॉस वाला कहाँ जाता है, एंगल के साथ जाता है। साइन वाला कहाँ जाता है, एंगल से दूर जाता है। तो पढ़े लिखे हो। तो इस बी का बी कॉस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और बी साइन कहाँ जाएगा, एंगल से दूर जाएगा। ये बात तो जानते हो ना। तो जब तुम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाओगे, मान लो मैंने कहा यार मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो पाई से रिप्रेजेंटेड था, यहाँ भी पाई से, वहाँ पाई ई हमने लगा लिया था, यहाँ पाई बी कह लो। बी एक सिंबल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और जिस एरिया पे है। तो फ्लक्स को आप मैथमेटिकल जब कैलकुलेट करोगे, वहाँ ई डॉट ए था, याद आ रहा है। यहाँ क्या हो गया, बी डॉट ए हो गया। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई, खत्म। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी जान गए तुम। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट समझो। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फील्ड विद नॉर्मल। फील्ड का एंगल किसके साथ है, नॉर्मल के साथ। इसके असाइनमेंट मैं नेक्स्ट वीक दे दूंगा, जो मतलब आएगा अगला दिन, क्योंकि आज अभी प्रिपेयर नहीं हुए। तो कॉन्सेप्ट समझो। थीटा क्या है, हमारा फील्ड का एंगल है जो नॉर्मल के साथ बना रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फार्मूला क्या बना, बी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिनको अच्छे से क्लियर है वो समझ रहे हैं, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, कैसी क्वांटिटी पढ़ी आपने, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये पढ़ लिया, बढ़िया लगा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फील्ड विद नॉर्मल, ये तो समझ रहे हो ना। थीटा इज एंगल ऑफ फील्ड विच मेक्स विद नॉर्मल। हाँ बेटा क्या कह रहे हो तुम, एरिया भी वेक्टर है, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा सही है। अब मैंने इस एंगल को देखा कि ये जा किसके साथ रहा है, इसके साथ, तो मुझे मैक्सिमम कंडीशन ये वाली कॉन्सेप्ट देगी या ये वाली कॉन्सेप्ट देगी, ये वाली देगी। तो मैंने क्या लिया, कॉस कंपोनेंट। अब इस फॉर्मूले को मैंने सेट किया, तो ये फॉर्मूला अगर बी ए कॉस थीटा में पहले लिख देता तो बी ए कॉस थीटा का उल्टा तो बी डॉट ए होता ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, फील्ड लाइंस आ रही हैं, उनको क्या मतलब यार तुम कहाँ बैठे हो, है ना। तो वो तो अपना चलेंगी ना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन जाता है। अच्छा, तो ये बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट ऑफ पाई, देखो पाई इक्वल हमने क्या पढ़ा है, बी डॉट ए। मैं सिंपल बी ए ले लेता हूँ क्योंकि कॉस थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। इन एम के एस में बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर, या दूसरी यूनिट होती है इसकी वेबर। फ्लक्स के नाम सुना होगा, वेबर, बेबो नहीं, बेबो कौन है, हाँ इसलिए पता, करीना कपूर, जानते हो। कल, अच्छा कल ही मूवी देखी, मुझे लग रहा कल ही तो मिल के आया हो गया, बड़ा भारी हो गया है लड़का। अच्छा, टेस्ला मीटर स्क्वायर कौन सी देखी थी, देखी भी मूवी तो बड़ी बढ़िया वाली। इन सीजीएस और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड की गॉस, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसकी दूसरी होती है मैक्सवेल। वो मैक्सवेल नहीं, ग्लेन मैक्सवेल, अपना वाला मैक्सवेल, हाँ वही वाला। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। रटो मत आया कहाँ से, तुमको पढ़ा रखा है एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस, 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ा रखा है। 4 और 4 होते हैं 8। तो 1 वेबर इक्वल 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में 1 वर्ड लग जाते हैं, तो इनको आप सीधा याद कर लेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, डायमेंशन निकाल लो। चलो
डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कहाँ से लाओगे? एक तो जिसको याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, F इक्वल क्यू वी बी पढ़ा है। तो B इक्वल क्या जाएगा? F बाई क्यू वी। तो मैंने इसकी जगह तो लिख दिया F बाई क्यू वी, और ये E लिखो डायमेंशन। फोर्स की mlt की पावर -2, एरिया 80 सॉरी चार्ज 80, वेलोसिटी LT इनवर्स एरिया L स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? m L स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -1। सही है, कोई प्रॉब्लम? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया क्या होता है? लिखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing a surface the number of magnetic field lines crossing a surface normally is called magnetic flux linked with the surface। linked with the surface। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नोट करो बेटा फटाफट। फ्लक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में आपको एंगल पता होना चाहिए बस। एंगल अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम निकालोगे। कई बच्चे फंसते ही केवल एंगल के कॉन्सेप्ट में कि वो थीटा कुछ दूसरा ले लेते हैं, गिवन कुछ दूसरा होता है बस। तो पावर 8 मैक्सवेल ml स्क्वायर टी की पावर -2 A इनवर्स। अब मैंने तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे सामने बोर्ड लिखा हुआ है कि क्या मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूँ अपने आप? कैसे चेंज कर सकता हूँ? आ सकता है। क्वेश्चन आ गया कि फ्लक्स किस तरीके से? हाँ, थीटा चेंज कर दो, बहुत बढ़िया। अरे यार बी ए कॉस थीटा है ना, थीटा चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, खत्म। थीटा का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल चेंज कर दो। जो कॉइल आपने रखी उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दो, उसकी पोजीशन चेंज कर दो, अपने आप एंगल चेंज हो गया। दूसरा, उसके एरिया को चेंज कर दो। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप चेंज कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप चेंज हो जाएगा। तो एक नोट पॉइंट लिख लो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दूसरा लिखिए, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, by changing the orientation of the coil, और तीसरा लिखिए by changing the area of the circuit या area of the coil। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर? कोई समस्या?
नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई समस्या नहीं है तो समझो, हमारे पास फ्लक्स क्या आया, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फील्ड विद नॉर्मल। ठीक है, मैंने कुछ केसेस लगाए, वकील साहब बने हम। केस 1, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जब हमारी फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कॉन्सेप्ट समझ लो, थीटा जीरो में कई लोग सोचेंगे सरफेस के पैरेलल, लेकिन वो सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने एंगल ही ऊपर से लिया है, नीचे से लिया ही नहीं है। तो हमारा अगर नीचे से एंगल लेने का मन करे तो फिर 90 माइनस थीटा कर लेना। वहाँ ये कहने मत जाना कि सर आपने तो कुछ गलत पढ़ा दिया, बुक में तो ये लिखा था। अगर हॉरिजॉन्टल से लोगे तो कुछ और होगा, वर्टिकल से लोगे तो कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पाई कितना आ गया, बी ए। बहुत बढ़िया। केस 2, फॉर जीरो फ्लक्स, थीटा 90 होना चाहिए, मीन सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। पर नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव का तो ऐसे समझ लो, नेगेटिव की वैल्यू अगर थीटा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फ्लक्स तीनों चीज़ें अपनी बना सकता है। तो इस बात को लिख लेना, दोनों केसेस नोट कर लो। उसके बाद ये नोट पॉइंट लिख लेना, फ्लक्स कैन बी, नोट कर लो। अब क्या लिख डाला तुमने, अच्छा कर लिया, लिखो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है वैसे तो, कि कैलकुलेट फ्लक्स इफ B इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड A इक्वल i कैप माइनस j कैप। सपोज करो तुमसे क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक नहीं बन सकता फ्लक्स से क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्लास में जब असाइनमेंट क्वेश्चंस कराऊंगा तुमको पता चलेगा। तो B इक्वल क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। A दे दिया i कैप माइनस j कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या बी ए कॉस थीटा लगा सकते हैं, बी डॉट ए लगाएंगे, बी डॉट ए लगाएंगे। ए डॉट बी की प्रॉपर्टी सारी पता है, डॉट प्रोडक्ट की। आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे 0, मतलब सेम से सेम का डॉट 1, इधर उधर वालों का डॉट 0। तो मैं सीधा फ्लक्स लगाऊंगा पाई इक्वल बी डॉट ए। तो पाई इक्वल बी की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप। i से i वालों का कर दो, j से j वालों का कर दो, k वाले है नहीं। 2 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 0, 2 माइनस 3 इक्वल माइनस 1, आंसर आ गया। ठीक है, पहला तरीका तो सिंपल ही है कैलकुलेट करने का। फ्लक्स अगर आपको गिवन होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ध्यान रखना, कुछ और लगाने मत पहुँच जाना। वो बेटा वो कुछ और लगाता है। एक दिन तो मैं देख रहा था कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया था, कह रहा मैं डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाऊँ, मैं कट्टा लगाऊंगा। मगर सही है भाई, करो। चोरी तो बेटा तुम्हारे घर से की थी इसने कट्टे की। कट्टे तो आते होंगे, घर पे नहीं आते, एक ही रखा है। लाइसेंस ही है या ऐसी है, मतलब किसी से छीन लिया। मेरा एक स्टूडेंट था बहुत पहले, उसके फादर भी ऐसे पोस्ट में बताता था, कह रहा दिवाली में कट्टे भर भर के पटाखे आ जाते हैं, थाने में जमा होते हैं, हमारे यहाँ जाते हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटा। समझे मिश्रा जी। गांव में जानते हो क्या होता था, हमारे टीचर थे, प्राइमरी में पढ़ाते थे, प्राइमरी में। तो यार गांव में तो कंचे खेलने का यार शौक था, हमारे टाइम में कंचे थे, अब तुम्हारे टाइम में कुछ और चल गया है। तुम्हारे टाइम में पबजी ये सब चल गया, हमारे टाइम में कंचे होते थे। तो यार कंचे मिलते थे 1 रुपये के 30, 1 रुपये के 30 कंचे मिलते थे गाँव में। तो होता क्या था, हम खेलते थे यार, बोतल में भर लेते थे, हर्जा भर लेते थे, मतलब रख लेते थे। तो जो मास्टर जी थे, कभी कभी हम स्कूल भी लेके पहुंच जाते थे कंचे।
प्राइमरी में करना क्या है यार, थोड़ी देर मास्टर जी ने पढ़ाया, फिर मास्टर जी चाय पीने किसी घर चले गए, अपना खेलने कंचे। तो अगर मास्टर जी पकड़ लेते थे तो यार वो कंचे छीन लेते थे। और एक तरीका क्या होता है कि यार कंचे छीन के फेंक दो, उनका बच्चा छोटा था तो वो अपने बच्चे को देते थे जाके और कह रहे थे मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, कभी कभी हमारे साथ भी लग जाते थे। अच्छा, वो भी छीन के अपने घर में बच्चों को, ये भी सही है यार, बढ़िया। पार्क का मान लो उनका शीशा टूटेगा, तुम शीशा जुड़वाने थोड़ी जाते हो। चलो अच्छा, फ्लक्स कंप्लीट कर लिया, केसेस लगा लिए, ए डॉट बी लगा लिया। सक्षम कह रहा मैं तो कुछ और करता हूँ, है भाई अब हम लोग फ्लक्स से थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। यहाँ से चीज़ें डायरेक्शन की हैं, फंसेंगी। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। फैराडे नाम के साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके ये चले गए पढ़ना, हमें बताओ, नाश मारने वाली बात है ना। एक्सपेरिमेंट करके तो ये गए, पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इनकी एक कहानी सुनो। फैराडे ने इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? इंड्यूस्ड करंट का जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है कि सेल ना हो और करंट आ जाए। मतलब एक कॉइल में सेल लगी है, दूसरे में गैल्वेनोमीटर है या मैग्नेट है, तो मतलब मेरे पास सेल नहीं है जिससे मैं करंट को दे सकता हूँ, लेकिन उसमें करंट आ रही है, ये इंड्यूस्ड करंट है। यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे दुकानदार के पास तुम गए थे, तुम्हारे पे दुकान नहीं है लेकिन तुम्हें सारे सामान के रेट तो पता है, तुम पे दुकानदार की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब ये साइंस वाले सारे, मतलब साइंटिस्ट सारे बैठे हुए थे, तो वहाँ ये गए अपना प्रपोजल लेके, भैया मैंने इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट दिया। बोले अच्छा। तो सारे साइंटिस्ट हंसे इनके ऊपर, और सारे साइंटिस्ट का एक ही क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। मतलब जो हमारे पास सेल से करंट बन सकती है तो हम करंट इंड्यूस क्यों कराएं? टफ टास्क यार इंड्यूस कराना। तो फैराडे का केवल एक ही क्वेश्चन था सारे साइंटिस्ट से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या यूज़ है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भाई वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, IAS PCS बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, आगे चल के देश का काम कर सकता है। अप्रूवल मिला। आज की डेट में देख लो इंडक्शन का क्या बढ़िया इंपॉर्टेंस है। पावर ब्रेक्स इंडक्शन पे काम करती हैं। इंडक्शन फर्नेस केमिस्ट्री में पढ़ी, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए। इंडक्शन पे न जा, एडी करेंट्स इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। हर एक चीज़ इंडक्शन पे बेस हो गई। इंडक्शन तुम्हारे घरों में खूब चलता है, नाम सुना होगा। तो हर एक चीज़ इंडक्शन पे आ गई। तो वही तो है कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे जिसको बेकार माना गया आज बढ़िया है, तो इनके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं हमें। फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने मैग्नेट और कॉइल से किया, दूसरा दोनों कॉइल से किए। तो हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन का। किसका पढ़ेंगे? मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन का। एक एक चीज़ समझ लेना, ये डायरेक्शन पेपर में आती है, पेपर में नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें सेट होना चाहिए कि यार ये ऐसा होगा क्योंकि आगे यूज़ आने वाला है। तो सबसे पहले फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ले ली। कॉइल समझते हो? उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। एक मैग्नेट रख लिया, मान लो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, थोड़ी देर के लिए मान लो। ये एक्सपेरिमेंट होगा। अब उसने केसेस लगाए, कॉइल को रेस्ट पे रखा। सबसे पहले मैग्नेट का रिलेटिव मोशन कराया कॉइल के रिस्पेक्ट में। किसका रिलेटिव मोशन कराया? किसके रिस्पेक्ट में? कॉइल के रिस्पेक्ट में। तो मैं पहला केस मैं खुद सोचता हूँ कि इसकी वेलोसिटी 0 दे दी। किसकी? मैग्नेट की। मैग्नेट की वेलोसिटी 0 का मतलब, और कॉइल ऑलरेडी रेस्ट पे है, कि मतलब दोनों चीज़ें रेस्ट पे बिठा दी ऐसे, बिल्कुल ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। अब उसने ये देखा कि यार इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट पे हैं तो कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। पहली बात समझ लो, 3-4 केस बताऊंगा, सारे केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कॉइल और मैग्नेट रेस्ट पे हैं, पास पास बैठे भी हैं,
तो उसमें कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताओ? प्रॉपर। अच्छा, केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में क्या किया उसने, एक कॉइल ली, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया, v वेलोसिटी से नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास आया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास आया, कौन सी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब अगर v वेलोसिटी से मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में आया कॉइल के, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए? प्रैक्टिकली सोचो, होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ कई सारे तरीके से समझ सकते हो। भाई मैग्नेट पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा तो यार कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन देगा। उसने ये देखा प्रैक्टिकली कि जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में आता है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन देना शुरू कर देता है। मीन कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होनी शुरू हो जाती है। पहला एक्सपेरिमेंट, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होता है, कॉइल के पास में आता है, तो कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या मिल जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, सही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर मैग्नेट में क्या होता है बेटा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में आता है तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट कॉइल में। अब इसको दोबारा और दूसरे तरीके से कैसे समझोगे? क्लॉक फेस रूल हमने पीछे कहीं पढ़ा हुआ है। ये सपोज करो एक कॉइल है, ये अलग बात है, ये उसकी बात नहीं है, ये मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। मैग्नेट का नॉर्थ पोल में पास में ले आया। आपको समझना कैसे है, कॉइल के अंदर एन बना दो। एन ऐसे बनता है, ऐसे तो बनता है। तो देखो कॉइल में एन बनाना है, एन बना दिया। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बात समझ में आ गई? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में आता तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दीपांशु बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में आता है तो कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट आ गई। दोनों केसेस समझ में आ गए? अब मैंने सोचा यार मैं केस 3 कराऊं। एक कॉइल ले लिया, एक गैल्वेनोमीटर ले लिया। अब मैं क्या किया, मैंने मैग्नेट का साउथ पोल v वेलोसिटी से इसके पास में लेके आया। जब मैग्नेट का साउथ पोल आया तब तुम जानते हो यार उल्टा होगा, तो करंट कैसी हो गई? क्लॉकवाइज फ्लो हो गई। तरीका समझ में आ गया? कैसे उल्टा लगे? क्लॉकवाइज ऐसे तो होता है। गैल्वेनोमीटर तो अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। मीटर बेज एक्सपेरिमेंट में भी हमने सीखा था कि डिफ्लेक्शन उसका उल्टा होता है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो? तो तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। चलो इसको अगर मैं क्लॉक फेस रूल से देखूँ तो ये साउथ पोल पास में आ रहा है, ये एक कॉइल बन रही है, तो अंदर तुमको एस बनाना है। नहीं आ रहा तरीका समझ? तो पहले बात बताओ, तीनों केस समझ में आ गए फैराडे एक्सपेरिमेंट के? पहला केस, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच का रिलेटिव मोशन 0 है तो इंडक्शन नहीं होगा या इंड्यूस करंट नहीं आएगी। दूसरा, अगर कॉइल की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है तो कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगी। तीसरा, अगर साउथ पोल पास में आ रहा है मैग्नेट का कॉइल की तरफ तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। फोर्थ, मैंने सोचा इसका उल्टा कर दो। मान लो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो केस चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी, मैग्नेट का साउथ पोल दूर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? उल्टा ही बन गया भाई। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। यहाँ पे साउथ पोल पास में आ रहा है तो क्लॉकवाइज। अब अगर साउथ पोल दूर जाएगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा, अगर मैग्नेट की वेलोसिटी इंक्रीज कर दूँ, मान लो मैं मैग्नेट की वेलोसिटी को बढ़ा दूँ, मतलब तेज फेंकूँ, तो क्या होगा? जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले अगर ऐसे हुआ था तो फिर ऐसे हो जाएगा। मीन अगर मैग्नेट की वेलोसिटी को मैं क्या करता हूँ? इंक्रीज कर देता हूँ, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए सारे फैराडे के?
कॉइल और मैग्नेट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर हो गया प्रॉपर, या कोई दिक्कत? एकदम क्लियर? तो नोट करो।